हेलो एवरीवन। आज फिर से हम लोग लेके आ रहे हैं 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग की, द एंगल बिटवीन द प्रिंसिपल प्लेन एंड द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर। ठीक है, तो एंगल फाइनली क्या बनेगा, देखिए प्रिंसिपल प्लेन एंड प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर। जो भी चीजें हम हमेशा जो हम अगर हम लोग को एंगल निकालनी है तो हम लोग यूज करेंगे मोहर सर्कल। तो अगर मोहर सर्कल से हम लोग देखेंगे, ठीक है, एक तो हो गया प्रिंसिपल प्लेन एंड सेकंड हो गया हम लोग का द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर। ठीक है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, देखिए एक तो हो गया हम लोगों की सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। ठीक है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हो गया हम लोगों का नॉर्मल स्ट्रेसेस, जो कि नॉर्मल स्ट्रेसेस से पास होगी। दैट प्लेन विल बी नेम्ड एज द प्रिंसिपल प्लेन, क्योंकि उसमें शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 है। और तो सिग्मा 1 हो गया और सिग्मा 2 हो गया। तो इससे हम लोग पहले सर्कल बनाएंगे। तो ये हो गया जो भी प्लेन है, दिस प्लेन इज नोन एज द नॉर्मल प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम शियर जो है हमेशा परपेंडिकुलर में होता है दिस प्लेन। तो इस प्लेन में मैक्सिमम शियर होता है। तो अगर मैं देखूं इन दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री। तो हमें एक चीज पता है कि मोहर सर्किल में डबल लिया जाता है। अगर 90 डिग्री हो रहा है तो थीटा का वैल्यू हाफ होगा, मतलब 45 डिग्री होगा या तो 135 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो है ए भी होगा सी भी होगा, ये कंट्राडिक्टरी क्वेश्चन है। ऑप्शन एक्चुअली दोनों ही होगा, लेकिन अगर एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आया तो हम लोग 45 डिग्री में जाएंगे ज्यादातर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। For the rectangular beam, the maximum shear stress is related to average shear stress. रेक्टेंगुलर बीम के लिए क्या बनेगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और एवरेज शियर स्ट्रेस की रिलेशनशिप क्या होता है। देखिए रेक्टेंगुलर के लिए हमें एक चीज पता है कि मैक्सिमम स्ट्रेस इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ एवरेज शियर स्ट्रेस। ये एक डिराइवेशन है जो कि हम लोग डिराइव करके ये हमें फाइंड आउट किया गया है कि मैक्सिमम स्ट्रेस इज ऑलवेज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ एवरेज शियर स्ट्रेस। तो इसमें वैल्यू क्या होगा, 3/2 करेंगे तो वैल्यू आएगा हम लोगों के पास 1.5। ठीक है, 1.5 ऑफ एवरेज। इसका मतलब हो जाएगी हम लोग की जो ऑप्शन है, द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। और इसका जो डायग्राम है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए शियर स्ट्रेस की डायग्राम, वो इस तरीके का बनेगा। ठीक है, इट विल बी ऑलवेज, ये अगर रेक्टेंगुलर पोर्शन है और इसका जो शियर स्ट्रेस डायग्राम है, दिस शियर स्ट्रेस इज ऑलवेज मैक्सिमम एट द सेंटर एंड मिनिमम एट द एंड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए गिवन shear force across a symmetrical I section, the intensity of shear stress is maximum at the, कहां पे मैक्सिमम होगा I सेक्शन के लिए। देखिए पहला चीज तो है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो भी शियर स्ट्रेस डायग्राम है, शियर स्ट्रेस की डायग्राम रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, सिमिलरली आई सेक्शन के लिए भी जानना हमें बहुत जरूरी है। मतलब अकेले आई सेक्शन या शियर सेक्शन रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए नहीं है, कुछ ऐसा भी सेक्शन है स्टैंडर्ड सेक्शन जिनका हमें शियर स्ट्रेसेस की वैल्यू जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स आता है, क्वेश्चंस आता है एग्जाम्स में। ठीक है, एसएससी वगैरह में एग्जाम्स आता है।
मतलब क्वेश्चंस इसका आता है, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूं, जो आई सेक्शन है इसका जो डायग्राम होगा शियर स्ट्रेस की, वो किस तरीके का हो गया। ये हो गया फ्लैंज, फ्लैंज पोर्शन, ये और ये दोनों ही, और ये वाली पोर्शन हो गया वेब। तो फ्लैंजेस में पहले इस तरीके का जाएगा, फिर ये बाउंड्री लेयर जो है इसमें इस तरीके का होगा, सिमिलरली नीचे से भी सेम, फिर यहां से वैल्यू ऊपर जाएगा जाके फिर यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटर पोर्शन जो है वेब का, इसमें शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा और बाकी मिनिमम जो है वो हमेशा एंड में होगा। एंड्स में मिनिमम है, मैक्सिमम है सेंटर में, सेंटर ऑफ द वेब में। तो फाइनली यहां पे जो पूछा गया है कि मैक्सिमम कहां पे होगा, द मैक्सिमम विल बी एट द सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन होगा, सेंटर में है ना, क्योंकि ये सेंट्रॉइडल एक्सिस की सेंट्रॉइड जो होगा आई सेक्शन की एट द सेंटर होगा, तो मैक्सिमम सेंट्रॉइड में होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए बीम ऑफ ए सेक्शन कैरिंग ए शियर फोर्स एफ, द शियर फोर्स इज मैक्सिमम एट, कहां पे मैक्सिमम होगा, बीम में, ठीक है। मैक्सिमम कहां पे होगा, अब ये पूछ रहे हैं बीम सेक्शन में। अगर हम लोग बीम सेक्शंस लेंगे तो बीम सेक्शन जो है ज्यादातर कौन सी टाइप ऑफ सेक्शंस होते हैं, बीम सेक्शंस रेक्टेंगुलर सेक्शंस होते हैं, और रेक्टेंगुलर सेक्शंस में मैक्सिमम जो होता है वो हमेशा एट दी सेंटर या एट दी मिड डेप्थ बताएंगे। तो ऑप्शन जो मतलब इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट दी मिड डेप्थ। क्योंकि बीम सेक्शन हमेशा हम लोग रेक्टेंगुलर लेते हैं, आप लोगों को बस यही याद रखना है, क्योंकि इसमें कौन सा सेक्शन कहा नहीं गया है कि रेक्टेंगुलर लेना है कि ट्राइंगुलर लेना है। तो रेक्टेंगुलर लेके रेक्टेंगुलर की मैक्सिमम जहां पे होगा उसको टिक करना है, ठीक है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता रहा हूं सारा क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस है, एसएससी गेट ये सारे में आ चुका है ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका, उसके बाद द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड एवरेज शियर स्ट्रेस ऑन अ रेक्टेंगुलर सेक्शन, फिर से ये रिपीट हो चुका है, जैसे अभी अभी मैंने बताया था रेशियो ऑफ एवरेज एंड मैक्सिमम, मैक्सिमम इज इक्वल टू 3/2 या 1.5 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज, तो इनका जो रेशियो होगा वो 1.5 होगा फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है the ratio of maximum shear stress to average shear stress of a circular beam, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हम लोगों का सर्कुलर बीम। अगर मैं एक सर्कुलर बीम ड्रॉ करूं तो सर्कुलर बीम में मैक्सिमम जो होगा, इसका जो शेयर स्ट्रेस डायग्राम होगा वो भी इस तरीके का ही बनेगा। इसका मतलब है बीम चाहे सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, ट्रायंगुलर हो, वो हमेशा मैक्सिमम एट दी मिड स्पैन ही होगा। लेकिन इसमें ये एक डिफरेंस है कि मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेस है दिस वन इज ऑलवेज इक्वल टू, जो हम लोग का सर्कुलर सेक्शन है उसमें वैल्यू जो है हम लोगों का वो होगा 4/3 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज। तो अगर मैं 4 जैसे हम लोगों की रेक्टेंगुलर पोर्शन है उसमें 3/2 होता है, इसमें जो फैक्टर है वो है 4/3। 4/3 का अगर मैं 4/4 को डिवाइड करूं 3 से तो वैल्यू आएगा 1.33, ठीक है। तो फाइनली जो ऑप्शन है यहाँ पे 1.33 नहीं दे के रखा है, 4/3 दे के रखा है, तो ऑप्शन डी, सो डी इज ओनली द ऑप्शन, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शियर इंटेंसिटी ओवर ए रेक्टेंगुलर और सेक्शन ऑफ ए बीम फॉलोज, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम कैसा होगा।
रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए अभी अभी मैंने बताया था, ये अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो इसका जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरीके का होगा, एंड दिस इज ए वन काइंड ऑफ पैराबोलिक कर्व। दिस इज ए वन टाइप ऑफ पैराबोलिक कर्व, ठीक है। तो ऑप्शन जो है, चाहे वो सर्कुलर हो या रेक्टेंगुलर बीम हो या ट्राइंगुलर बीम हो, हमेशा जो शियर स्ट्रेस डायग्राम जो बनेगा वो पैराबोलिक कर्व बनेगा। ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ यूजुअल नोटेशंस ऑफ द लेटर द शियर स्ट्रेस Fs at any point of the cross section is given by, कैसे दिया गया है? With usual notation of the letters, the shear stress at any point of the cross section is given by. shear stress की फॉर्मूला क्या है? जो shear stress की फॉर्मूला है which is equal to, फॉर्मूला क्या होता है? अगर shear stress निकालना हो कोई भी सेक्शन पे तो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे एफ ए वाई बार बाई आई इंटू बी। बी का मतलब है डेप्थ, मतलब विथ। सो इस या तो मैं विथ लिखूंगा या तो थिकनेस लिखूंगा। ये तो क्लियर है कि नीचे जो होगा आई और बी के जगह थिकनेस भी हो सकता है, या तो बी या तो टी। उसके बाद ऊपर जो होगा एफ हो गया, उसके बाद ए वाई बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं? थीटा लिख सकते हैं। क्यों? बिकॉज वाई बार या थीटा इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ सेक्शन अबाउट द लेवल एट विच शियर स्ट्रेस टू बी फाइंड आउट। मोमेंट ऑफ एरिया है क्योंकि वाई बार इज द डिस्टेंस और ए, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वाई बार इज द मोमेंट ऑफ डिस्टेंस विच, जो कि हम लोग दोनों को थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो है हम लोग के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एफ थीटा इंटू एफ थीटा डिवाइडेड बाय आई टी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं, फॉर ए बीम विद द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एट द न्यूट्रल एक्सिस द शियर स्ट्रेस एक्सिस इज ऑलवेज, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में न्यूट्रल एक्सिस में जो शियर स्ट्रेस की एक्सिस है, दिस वन इज ऑलवेज मिनिमम जीरो, मैक्सिमम या इंफिनिटी। कौन सा होगा? रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के न्यूट्रल एक्सिस में। देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं कि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शंस की मिड पॉइंट में वैल्यू जो है वो हमेशा मैक्सिमम होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेन एनर्जी per unit volume of a solid circular shaft phi under axial tension is, क्या हो जाएगी? स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू जो ना, स्ट्रेन एनर्जी अगर मैं ग्राफ से निकालू तो ये दिस विल बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ, ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू द half of stress into the half of stress into strain into वॉल्यूम, साथ में वॉल्यूम भी होगा। सो अगर हमें स्ट्रेन, लेकिन यहाँ पे कहा गया है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन हो जाएगी, ठीक है। सो हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन हो जाएगा, या तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, स्ट्रेन को हम लोग कैसे लिखते हैं? स्ट्रेन विल बी इक्वल टू द स्ट्रेस बाय योंग्स मॉडुलस लिख सकते हैं स्ट्रेन को। तो फाइनली जो है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस। स्ट्रेस 2 हो गया ऊपर, सो स्ट्रेस स्क्वायर बाय ई, ये हो सकता है स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला। सो फाइनली जो ऑप्शन है हम लोगों का है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दिस इज द स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ ए सर्कुलर shaft under the action of a torsional moment T is given by, फॉर्मूला क्या होगा?
जो हम लोग के टॉर्सनल फॉर्मूला है, बेंडिंग स्ट्रेस की फॉर्मूला क्या है, पहले बेंडिंग स्ट्रेस की फॉर्मूला लिखा देता हूं, क्योंकि उसके साथ मैं कंपेयर करूंगा। m बाई आई इज इक्वल टू एफ बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर, ये होगी हम लोग की बेंडिंग स्ट्रेस की फॉर्मूला। लेकिन सिमिलरली टॉर्शन की जो फॉर्मूला है हम लोग की, मोमेंट के जगह में हो जाएगा टॉर्शन टी बाई आई, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे हो जाएगी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस नहीं, यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस की जगह हम लोग का हो जाएगा शियर स्ट्रेस। सो टी बाई जे इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस बाय आर, डिस्टेंस इज इक्वल टू ई बाय आर, यंग्स मॉडुलस के जगह में होगा जी इंटू थीटा बाय एल, यहाँ पे आर इज दिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेकिन यहाँ पे लेंथ हो जाएगा। सो ये हो जाएगी करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला फॉर टॉर्शन। तो यहां से अगर मैं फॉर्मूला फाइंड आउट करूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, सो टी मैं पहले क्या करूंगा, इन दोनों टी चाहिए तो इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर आंसर्स जो है वो जी के टर्म्स में है। तो अगर दोनों को मैं कंपेयर करूं, टी बाई जे इज इक्वल टू जी इंटू थीटा बाई एल, तो यहाँ पे टॉर्शन की वैल्यू क्या हो जाएगा, टॉर्शन विल बी इक्वल टू जी इंटू थीटा इंटू जे बाई एल। तो ये हो गए हम लोग की टॉर्शन की फॉर्मूला, ठीक है। सो टॉर्शनल मोमेंट इज इक्वल टू, सो टॉर्शन इज इक्वल टू जी इंटू थीटा इंटू जे बाई एल। लेकिन यहाँ पे हमें कहा गया है टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ ट्विस्ट। एंगल ऑफ ट्विस्ट का मतलब मुझे थीटा फाइंड आउट करना है। थीटा इज इक्वल टू टी इंटू एल बाई जी जे, ये हमें ढूंढना है, टी इंटू एल बाई जी जे। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ए रेक्टेंगुलर बार has been subjected to torsion, the maximum shear stress will occur। फिर से ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि, लेकिन ये इस क्वेश्चन में क्या है, टॉर्शन दे के रखा है, तो शियर स्ट्रेस कहां पे मैक्सिमम होगा। तो हमें पूछ रहा है, देखिए एक रेक्टेंगुलर बार है, इसमें टॉर्शन लगा कर रखा है, ठीक है, टॉर्शन लगा के रखा है ऑफ टी। तो अगर टॉर्शन लगा के रखा है तो मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेस कहां पे होगा, बिना टॉर्शन की अगर शियर स्ट्रेस लगाएंगे तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होगा, नहीं सॉरी, अगर मोमेंट लगाएंगे तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा। मैक्सिमम कहां पे होता है, अभी अभी मैंने बताया था, मैक्सिमम जो होगा वो हमेशा सेंटर पे होता है, लेकिन यहाँ पे सिमिलरली पूछा गया है द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विल ओकर एट द सेंटर, एट द कॉर्नर, एट द मिडिल ऑफ लॉन्गर साइड अलोंग द डायगोनल। जब टॉर्शन से हमें सब्जेक्ट किया गया है तो द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विल ओकर एट द मिडिल ऑफ द लॉन्गर सेक्शन। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो टॉर्शन लगाने के बाद जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू होगा वो हमेशा कहां पे होगा, एट द मिडिल ऑफ द लॉन्गर साइड। ये लॉन्गर साइड है, सो सेंटर या मिडिल ऑफ द लॉन्गर साइड में होगा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ए शाफ्ट रोटेटिंग एनआरएम अंडर ए टॉप टी ट्रांसमिट ए पावर ऑफ, कितना पावर जनरेट होगा शाफ्ट से, अगर शाफ्ट जो है वो रोटेट हो रहा है रिवॉल्यूशंस पर मिनट या एनआरएम में, ठीक है। सो फाइनली जो है उसका वैल्यू क्या होगा पावर की। सो पावर इज इक्वल टू, जो पावर की फॉर्मूला है हम लोग के पास, पावर इज इक्वल टू, वो फॉर्मूला है पावर P इज इक्वल टू 2 पाई NT बाई 60। ये पावर की स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ पे देके नहीं रखा है बिकॉज 2 से इन्होंने 60 को डिवाइड किया है। सो पावर P इज इक्वल टू NT N इंटू T इंटू पाई बाई 30 हो जाएगा। सो ऑप्शन कौन सा है इसमें, ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी।
सो अगर हमें पावर निकालना है तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, पावर P इज इक्वल टू 2 पाई NT बाई 60, N इज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, T इज द टॉर्क, ठीक है, बाई 60। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं, इन ए shaft the shear stress is not directly proportional to, shaft में shear stress proportional नहीं है, किसके साथ? देखिए, इन ए shaft shear stress is not directly proportional to अगर देखा जाए तो फॉर्मूला है हम लोग का, पहले हम लोग टॉर्सनल फॉर्मूला जो है उसको लिखेंगे, दैट इज shear stress बाई J, अभी अभी मैंने लिखा था, दैट इज shear stress बाई J इज इक्वल टू torsion by J is equal to shear stress by equal to G into theta by L। अगर इसमें देखा जाए तो shear stress is not directly proportional to कौन सा होगा? डायरेक्टली, देखिए shear stress जो है this is directly proportional to the radius of shaft, हाँ बिल्कुल radius of shaft से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर उसके बाद shear stress एंगल ऑफ ट्विस्ट, हाँ थीटा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल। उसके बाद लेंथ ऑफ द शेफ्ट, हाँ, लेकिन यहाँ पे shear stress जो है वो लेंथ ऑफ द शाफ्ट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है ऑप्शन हो जाएगी हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, द टॉर्सनल रेजिस्टेंस ऑफ ए shaft is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, इनकरेक्ट हमें पूछा गया है, सो व्हिच वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू? पहला हो गया मॉडल, अभी अभी अब मैंने कराया था वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, टॉर्शन बाय J इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस बाय R इज इक्वल टू G इंटू थीटा बाय L। कौन सा इनकरेक्ट है हमें पूछा गया है, द टॉर्सनल रेजिस्टेंस ऑफ द शाफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बिल्कुल मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंगल ऑफ ट्विस्ट से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेसिप्रोकल ऑफ द लेंथ बिल्कुल सही है। टॉर्सनल रेजिस्टेंस ना T के बारे में पूछा गया है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शेफ्ट सेक्शन मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि J है, इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इसके साथ जो J है ना, J के साथ T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो हम लोग की इनकरेक्ट जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है यूलर्स क्रिपलिंग लोड फॉर ए कॉलम। देखिए यूलर्स की जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट एंड कंडीशंस में उसकी वैल्यू जो होगा वो डिफरेंट होगा। कैसा है मैं बता रहा हूं, जो यूलर्स फॉर्मूला के हिसाब से जो यूलर्स क्रिटिकल लोड है, दिस वन विल बी इक्वल टू द पाई स्क्वायर इनटू द EI बाय इफेक्टिव लेंथ स्क्वायर। इफेक्टिव लेंथ है, लेकिन इफेक्टिव लेंथ जो है अगर दोनों एक कॉलम में दोनों, ये एक एंड है दूसरा एंड है, दोनों एंड अगर आपका हिंज रहेगा, हिंज में अगर दोनों ही एंड हिंज है तो इफेक्टिव लेंथ L हो जाएगा। अगर एक एंड हिंज और दूसरा, अगर ये क्वेश्चन है इसमें दोनों ही एंड क्या है, हिंज है दोनों एंड में, लेकिन मान लीजिए एक कॉलम है जिसमें वन एंड फ्री है अदर एंड फिक्स्ड है, तो इसमें इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू 2L हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में है अगर एक एंड, दोनों ही एंड हम लोगों का फिक्स्ड है तो इफेक्टिव लेंथ जो होगा वो L/2 हो जाएगी। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर एक एंड हिंज है एक एंड फिक्स्ड है तो इफेक्टिव लेंथ हम लोग का हो जाएगा L/√2। ये चार पॉसिबिलिटी है, तो यह हमें पूछा गया है फॉर ए कॉलम ऑफ लेंथ L विथ वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड हिंज्ड, वन एंड फिक्स्ड अदर एंड हिंज, ये वाली पॉसिबिलिटी है। सो L/√2
√2। यहाँ इफेक्टिव लेंथ में मुझे लिखना होगा L/√2। इसको स्क्वायर करेंगे तो L/2 हो जाएगा ना, L²/2 हो जाएगा। सो ऊपर 2 जो वैल्यू है वो ऊपर आ जाएगा, 2π² इंटू EI/L²। तो फाइनली जो है ये फॉर्मूला होगा हम लोग का, यहाँ पे कौन सा है, 2π² EI/L²। ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द स्लेंडरनेस रेशियो इन ए कॉलम लाइज बिटवीन 32 to 120 इट इज नोन एज। किस तरीके का कॉलम होगा, ध्यान रखना है, अगर स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा की वैल्यू 32 से नीचे होता है, दिस वन विल बी शॉर्ट कॉलम। इफ स्लेंडरनेस रेशियो लाइज बिटवीन 32 to 120, this one will be known as the medium size column, and if slenderness ratio is greater than 120, it is known as long column. Small column no, short column, medium column and long column। तो यहाँ पे बताया गया 32 to 120, तो ये हो जाएगी हम लोग की मीडियम कॉलम। ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, यूलर्स फॉर्मूला इज वैलिड फॉर। यूलर्स फॉर्मूला जो है ये हमेशा वैलिड होते हैं फॉर लॉन्ग कॉलम्स ओनली, जिसके स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू ग्रेटर देन 120 होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि यूलर्स फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर लॉन्ग कॉलम्स। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ए स्ट्रट इज ए। व्हाट इज ए स्ट्रट? देखिए, चाहे वो कॉलम हो जाए या स्ट्रट हो जाए, ये एक वन टाइप ऑफ कंप्रेशन मेंबर है। चाहे वो कॉलम हो चाहे वो स्ट्रट हो, इट इज अ वन टाइप ऑफ कंप्रेशन मेंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ ए कॉलम ऑफ लेंथ L हैविंग बोथ एंड फिक्स इज गिवन बाय। अभी मैंने बताया था, देखिए ये क्वेश्चन मैं फिर से निकाल रहा हूं, अगर दोनों ही एंड फिक्स्ड हो, ये पॉसिबिलिटी है, अगर दोनों ही एंड फिक्स्ड हो तो इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू जो है वो हो जाएगा L/2। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी मैंने बताया था, क्योंकि ये जो भी 4 क्राइटेरिया है ये आप लोगों को याद रखना ही है कि अगर दोनों एंड फिक्स्ड हो, दोनों एंड हिंज हो, वन एंड हिंज वन एंड फिक्स्ड, तो इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू क्या होगा, क्योंकि ये एग्जाम्स में कंपलसरी क्वेश्चन है, आना ही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अलोएबल स्ट्रेस इन ए कॉलम, लॉन्ग कॉलम कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द अलोएबल स्ट्रेस। जो है वो कैसे हम लोग इंक्रीज मतलब कैसे इंक्रीज हो सकता है, तो अलोएबल स्ट्रेस इज इन ए लॉन्ग कॉलम कैन बी इंक्रीज्ड बाय, स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, जो अलोएबल स्ट्रेस होती है उसकी फॉर्मूला है π² इंटू द E/λ²। ये हो गया हम लोग की अलोएबल स्ट्रेस की फॉर्मूला। तो अगर इसमें देखा जाए, इट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द स्लेंडरनेस रेशियो, बिल्कुल गलत, लेंथ के साथ रिलेटेड नहीं है, नहीं सॉरी, स्लेंडरनेस रेशियो को अगर देखा जाए KL/R मिनिमम, तो लेंथ के साथ भी इंक्रीज करने से डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि स्लेंडरनेस रेशियो और लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, अगर मैं रेडियस ऑफ गायरेशन को इंक्रीज करूंगा तो स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू कम हो जाएगा। अगर ये वैल्यू कम हो जाएगा तो अलोएबल स्ट्रेस जो है वो हमें इंक्रीज करना है। इसका मतलब है ऑप्शन हो जाएगी हम लोग की रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर है, क्योंकि आर मिनिमम, और जो कि आर मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन है, और लैम्डा, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आर मिनिमम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन स्ट्रेस के साथ क्या हो जाएगी, फिर आर मिनिमम बढ़ेंगे तो लैम्डा कम होगा, और लैम्डा कम होगा तो FCR जो होगा वो बढ़ेगा। सो आर मिनिमम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेडियस ऑफ गायरेशन के साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकलिंग लोड फॉर एन एक्सियली लोडेड कॉलम विद बोथ एंड फिक्स्ड
अभी अभी बताया था यूलर्स बकलिंग लोड की फॉर्मूला पाई स्क्वायर ई आई बाई इफेक्टिव लेंथ स्क्वायर। इफेक्टिव लेंथ क्या होगा, अगर दोनों ही एंड फिक्स्ड होगा इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा L बाई 2, सो L बाई 2 स्क्वायर और पाई स्क्वायर ई आई। तो यहां से जो फॉर्मूला होगा, द फॉर्मूला विल बी 4 पाई स्क्वायर ई आई बाई इफेक्टिव लेंथ स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, द मैक्सिमम dimension of a core section for a rectangular cross section under economic loading of a column B into D। मैक्सिमम डायमेंशन क्या होगा, ये आपको याद रखना है कि मैक्सिमम डायमेंशन कोर सेक्शन के लिए फॉर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन जो वैल्यू होगा दैट वन विल बी इक्वल टू द डी बाई, सॉरी ये डी बाई 6 नहीं होगा, द वैल्यू विल बी the value will be b by 3 and d by 3। ये वाली ऑप्शन हम लोगों का होगा मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ द कोर, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, अगर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बनाएंगे आइदर इसको कर्न कहता है या तो कोर कहता है, कोर सेक्शन या कर्न सेक्शन। तो इसमें अगर मैं सेक्शन बनाऊं रेक्टेंगुलर सेक्शन में, इस तरीके का सेक्शन बनता है और इसका जो डायमेंशन होगा ये वाला भी d बाई 3 होते हैं और ये सेक्शन भी हो जाएगा b बाई 3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ए 40 सेंटीमीटर डायमीटर सर्कुलर टिम्बर कॉलम इज 4 मीटर लॉन्ग, लेंथ देके रखा है 4 मीटर और उसके बाद द स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा व्हिच इज इक्वल टू KL बाय मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ये हमें फाइंड आउट करना है मिनिमम रेट। अब यहाँ पे फाइंड आउट करना है स्लेंडरनेस रेशियो, स्लेंडरनेस रेशियो इक्वल टू KL बाय R मिनिमम, लेकिन मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू R मिनिमम इज इक्वल टू द रूट ऑफ I बाई A, रूट ओवर I बाई A। अब यहाँ पे कुछ देके नहीं रखा है, सिर्फ डायमीटर देके रखा है और लेंथ डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर है, 0.4 मीटर हो गया। सो अगर I की वैल्यू क्या है, I इज इक्वल टू सर्कुलर सेक्शन है पाई इंटू द डी टू दी पावर ऑफ 4 बाई 64। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सर्कुलर सेक्शन की फॉर्मूला है। मैं इसमें सब्सटीट्यूट करूंगा, सब्सटीट्यूट करके रूट ओवर फाइंड आउट करूंगा और एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू द डी स्क्वायर बाई 4 सर्कुलर सेक्शन के। इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा रूट करके, क्योंकि डी का वैल्यू हम लोग के पास 0.4 मीटर है। फिर मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड आउट करूंगा, फिर मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड आउट करने के बाद KL बाय R मिनिमम, यहाँ पे KL की वैल्यू जो इफेक्टिव लेंथ की जो वैल्यू है वो 4 मीटर दे के रखा है, तो 4 डिवाइडेड बाय जो भी मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन है वो फाइंड आउट करने के बाद जो भी होगा उसकी वैल्यू जो है, अगर मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन है उसका जो वैल्यू आ रहा है हम लोग के पास 40 बाई 4 विच इज इक्वल टू 10 आ रहा है। तो अगर मैं 10 हम लोगों का जो है वो आ रहा है 10 आ रहा है, बट इट इज नॉट 10 मीटर, इट इज 10 सेंटीमीटर वैल्यू आ रहा है मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। यहाँ पे 4 मीटर है, तो इफेक्टिव लेंथ लैम्डा को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं 400 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर, तो फाइनली जो वैल्यू है वो 40 आ रहा है। द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए कॉलम टू द मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कॉलम इज नोन एज। तो लेंथ ऑफ द कॉलम टू द मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, उस रेशियो को क्या बोलेंगे, स्लेंडरनेस रेशियो। ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ए कॉलम इज नोन एज मीडियम साइज इफ इट्स स्लेंडरनेस रेशियो। अभी मैंने बताया था कि जो अगर स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू जो है वो 32 से लेके 120 तक होगा, दैट कॉलम विल बी टर्म्ड एज द मीडियम साइज कॉलम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉलम विथ हाईएस्ट इक्विवेलेंट लेंथ हैज। अगर इक्विवेलेंट लेंथ मतलब इफेक्टिव लेंथ किसका सबसे ज्यादा होगा, बोथ एंड फिक्स्ड, वन एंड हिंज और पिन जॉइंटेड, वन एंड फिक्स्ड, अदर एंड हिंज्ड एंड वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड हिंज्ड। यहाँ पे ऑप्शन होएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू 2L हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डी core of a circular section short column of diameter d is a concentric circle is a concentric circular area having a diameter of। एक सर्कुलर सेक्शन के लिए जो कार्न और कोर होगा इसका डायमीटर क्या होगा, दैट डायमीटर विल बी इक्वल टू ऑलवेज d/4। ठीक है, जैसे रेक्टेंगुलर सेक्शन में d/3 होते हैं, इसमें सर्कुलर सेक्शन में d/4 होगा। उसके बाद नेक्स्ट है ए कॉलम हैज इफेक्टिव लेंथ L when its both ends are fixed. What will be the new effective length if one of the end becomes hinge? बोथ एंड फिक्स्ड में इफेक्टिव लेंथ हो गया था हम लोगों का। एक्चुअली अगर बोथ एंड फिक्स्ड होगा इफेक्टिव लेंथ L/2 होगा। व्हाट विल बी द न्यू, ए कॉलम हैज इफेक्टिव लेंथ L व्हेन इट्स बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। ठीक है, what will be the new effective length when one of its end become hinged? When one of its end becomes hinged and one of its end become fixed, तो इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी L/√2। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसमें लिख सकता हूं कि जो L वैल्यू है, L में मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, सो ट्वाइस ऑफ इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय √2। तो फाइनली जो वैल्यू होगा √2 टाइम्स ऑफ L विच इज इक्वल टू 1.41 टाइम्स ऑफ L। सो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन बोथ एंड्स ऑफ ए कॉलम आर फिक्स्ड द क्रिपलिंग लोड इज F। इफ वन ऑफ द कॉलम इज मेड फ्री द वैल्यू ऑफ क्रिपलिंग लोड विल बी चेंज टू। क्रिपलिंग लोड की दिया गया है कि बोथ एंड्स ऑफ द कॉलम आर फिक्स, अगर दोनों ही फिक्स्ड होगा तो इफेक्टिव लेंथ जो है वो L/2 होगा। तो क्रिपलिंग लोड इफ वन ऑफ द कॉलम इज मेड फ्री, एंड अगर एंड को हम लोग फ्री कर देंगे तो इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा 2L। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्रिपलिंग लोड, मतलब क्रिपलिंग लोड की वैल्यू जो है दोनों में कंपेयर किया जाए तो दोनों में वैल्यू जो होगा, एक में हो जाएगा π² EI बाय इफेक्टिव लेंथ L/2 स्क्वायर और दूसरे में हो जाएगा π² EI बाय 2L स्क्वायर। दोनों को मैं अगर कंपेयर करूं तो वैल्यू होगा F/16 जो कि ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कॉलम विथ मैक्सिमम इक्विवेलेंट लेंथ हैज, सबसे ज्यादा होगा वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री, जो कि उसमें इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू 2L होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ एसेंट्रिकली लोडेड स्ट्रट दैश इज प्रीफर्ड। कौन सा सेक्शन हम लोग एसेंट्रिकली लोडेड स्ट्रट में प्रीफर करते हैं, द सेक्शन इज एक्चुअली द होलो सेक्शन। सबसे ज्यादा हम लोग प्रीफर करते हैं होलो सेक्शन को इन द केस ऑफ एसेंट्रिकली लोडेड स्ट्रट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कॉलम ऑफ लेंथ L with both ends fixed and may be considered as equivalent to a column of length dash with both ends hinged। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोगों का B, that is L/2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ए 5 meter long column hinged at both ends and having a circular cross section with diameter 16 centimeter is। इसमें स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगा, KL/R मिनिमम फाइंड आउट करने से वैल्यू आएगा हम लोग के पास D इज इक्वल टू 125। ठीक है, सो पहले मतलब इसमें KL की वैल्यू तो दे के रखा है, दिस इज 5 मीटर एंड बोथ एंड्स हिंज्ड
5 मीटर लॉन्ग कॉलम हिंज्ड एट बोथ एंड, हिंज एट बोथ एंड, हिंज है इसीलिए इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू एल होगा, मतलब के एल की जो वैल्यू है इसीलिए एल होगा जो कि 5 मीटर होगा। और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन डायमीटर दे के रखा है तो आर मिनिमम इज इक्वल टू रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू रूट आई बाई ए। अभी अभी बताया था मैंने, आई इज इक्वल टू पाई इंटू डी टू दी पावर ऑफ 4/64 और ए की वैल्यू है पाई इंटू डी स्क्वायर बाई 4। दोनों इसमें डी दे के रखा है तो मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन निकल जाएगी, तो डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 125। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही है। एंड अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट येट। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। ओके, थैंक यू।